पार्लर में पहली रसोई करने वाली देवरानी। खुश रहो बहू, सदा सुहागन रहो। आओ बहू, घर के अंदर आ जाओ। आइए देवरानी जी। कोमल घर के अंदर आती है। जेठानी जी, वो क्या है, उस कमरे में ताला क्यों लगा हुआ है? अरे बस बस, सब कुछ आज ही जान लोगी क्या? जाओ आराम कर लो, तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी, फिर कल तुम्हारी पहली रसोई भी है ना। ठीक है, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। कोमल अपने हस्बैंड के साथ अपने कमरे में आकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सास ससुर भी हॉल में सो रहे होते। वहीं जेठ और जेठानी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह के 5 बज गए हैं और मुझे अपनी पहली रसोई भी करनी है, लेकिन रसोई तो ससुराल वालों ने हॉल में बना रखी है। अगर मैंने यहाँ खाना बनाया तो सब्जी के चौंकने से सबकी नींद खराब हो जाएगी और माँ जी को तो खांसियां भी होनी शुरू हो जाएंगी। क्या करूँ, कहाँ बनाऊं खाना अपनी पहली रसोई का? कोमल घर के बाहर आती है, लेकिन आंगन में भी उसको कुछ समझ नहीं आता। फिर वह दोबारा घर के अंदर आती है, जहाँ उसे कोई भी ठीक सी जगह नहीं मिलती खाना बनाने के लिए। तभी उसकी नजर उस कमरे के ऊपर पड़ती है जहां कल रात ताला लगा हुआ था। अरे ये क्या हुआ, ये कमरा तो खुला हुआ है। आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है? अंदर जाकर देखती हूँ। कोमल कमरे के अंदर आती है, तब उसे पता चलता है कि ये तो एक छोटा सा पार्लर है। सुबह के 7 बज गए हैं। एक काम करती हूँ, इस पार्लर में ही अपनी पहली रसोई का खाना बना लेती हूँ। जब तक सब सोकर उठेंगे तब तक मैं सारा खाना बना के हॉल में लेकर चली जाऊंगी। कोमल पार्लर के अंदर ही गैस उठाकर लाती है और कुछ मसाले के डिब्बे और वहीं पर कढ़ाई और हांडी चढ़ाकर खाना बनाने लगती है। स्पेस कम होने के कारण खाना बनने में बहुत टाइम लग जाता है और देखते ही देखते सुबह के 9 बज जाते हैं। तभी एक कस्टमर पार्लर में आती है। अरे किस चीज का तड़का लगा रही हो बहन, ये तो हालत खराब हो गई। और तो और खांसते खांसते मेरी सांसें फूल गई हैं। ये लीजिए, आप ये पानी पी लीजिए, इससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। और रही बात मेरे खाना बनाने की, तो वो बस बन गया है और बस मैं जा ही रही हूँ यहाँ से। अरे क्या कर रही हो बहू, सुबह के 9 बज गए, तुमने अपनी पहली रसोई का खाना अब तक बनाया नहीं क्या? पहली रसोई का तो पता नहीं, पर अभी जो भी बनाया है वो मुझे खाने को दे दो। मुझे मेरे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत ज्यादा ही लेट हो गया। एक काम करिए, आप लोग यहीं बैठिए, मैं आप सबका खाना यहीं लगा देती हूँ। अब कोमल अपनी पहली रसोई का खाना तो पार्लर में बनाती ही है, साथ ही साथ अपने पूरे ससुराल वाले यानी कि सास ससुर जेठ देवर और अपने पति को खाना भी वहीं पार्लर में ही खिलाने लगती है। सभी लोग खाने को खा रहे होते हैं कि तभी वहां पर उसकी जेठानी राधा पहुंचती है। अरे ये सब क्या कर रही हो तुम? ये मेरे पार्लर का क्या हाल बना दिया तुम लोगों ने। आ गई राधा तू। अरे यही तो मुझे भी तुझसे पूछना था कि ये तेरा पार्लर रसोई घर कब से बन गया। अरे देवरानी जी, कुछ बोलती क्यों नहीं? ऐसे ही चुपचाप मूर्ति की तरह खड़ी रहोगी या कुछ बोलोगी भी? आज तुम्हारी पहली रसोई थी देवरानी जी, और आपको वह पहली रसोई का खाना हॉल में ही बनाना था, क्योंकि रसोई हम सबकी हॉल में ही है। तो तुमने किससे पूछकर अपनी पहली रसोई का खाना इस पार्लर में बनाया? माफ करिएगा जेठानी जी, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैंने अपनी पहली रसोई का खाना इस पार्लर में इसलिए बनाया क्योंकि मैं ऐसा सोच रही थी कि अगर मैं हॉल में खाना बनाऊंगी तो माँ जी और पापा जी की नींद खराब हो जाएगी। मिर्ची के छौंके से उन्हें खांसी आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पार्लर में आकर अपनी पहली रसोई का खाना बनाने लगी। अरे कोई बात नहीं कोमल बहू, वैसे भी कल रात से ही मेरी सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, इसलिए जब तक मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं हो जाती तब तक तो इस पार्लर में ही रसोई का खाना बना। अब जहां राधा को कोमल का पार्लर में खाना बनाना इरिटेट कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके सास सुमित्रा अपने सांस की प्रॉब्लम के कारण कोमल को पार्लर में ही खाना बनाने को बोलती है। अब कोमल तीनों टाइम का खाना पार्लर में ही बनाना शुरू कर देती है। तभी एक दिन दाल बन गई है, एक काम करती हूँ, सूखी लाल मिर्च और जीरे का तड़का लगा देती हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही हो। चलो अब तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। तुम्हारे फेस पर अब ये डार्क मैरून लिपस्टिक लगाते हैं। आप हिलना मत। ठीक है, नहीं हिलूंगी। अब जैसे ही कोमल कढ़ाई में सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाती है कि वैसे ही पार्लर में बैठी ब्राइडल को जोरदार एक छींक आती है और छींकने के कारण राधा जो लिपस्टिक ब्राइडल के होठों पर लगा रही थी वह पूरी लिपस्टिक उसके फेस पर इधर उधर लग जाती है। अरे यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मिर्च का तड़का किसने लगाया इस पार्लर के अंदर? और तो और आप लोगों ने लास्ट मोमेंट पर मेरा पूरा ब्राइडल लुक भी खराब कर दिया। पूरे फेस पर ये लाल लिपस्टिक फैल चुकी है। अब मैं ब्राइडल कम और बंदरिया ज्यादा लग रही हूँ। तुम्हें बहुत ज्यादा हंसी आ रही है कोमल। एक काम करो, अगर तुम्हारा ये खाना बन चुका है तो अभी के अभी इसे उठाकर पार्लर से बाहर लेकर जाओ। अब कोमल सारा खाना उठाकर हॉल में ले आती है। वहीं राधा ब्राइडल का फिर से मेकअप करती है और एक सुंदर ब्राइडल बनाकर उसको भेजती है। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन राधा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। क्या हुआ जेठानी जी, आज पार्लर में नहीं आई आप एक बार भी?
वो कोमल, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं कुछ दिन पार्लर का काम नहीं कर पाऊंगी। तो क्या तुम पार्लर संभाल लोगी जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं है? और वैसे भी शादी से पहले तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि तुमने पार्लर का कोर्स कर रखा है। हाँ, आप सही कह रही हैं, मुझे पार्लर का काम आता है और आप चिंता मत करिए, मैं पार्लर और रसोई दोनों ही संभाल लूंगी, आप आराम करिए। अब कोमल के ऊपर रसोई के साथ साथ पार्लर की जिम्मेदारी भी आ जाती है। तभी वह खुद से बातें करते हुए कहती है, यही सही वक्त है मैं अपनी गलतियों की माफी मांगने का। मेरी वजह से मेरी जेठानी जी का पार्लर का काम कई बार खराब हुआ है, देखना अब मैं अपनी मेहनत से सब कुछ ठीक कर दूंगी। अगले दिन कोमल पार्लर में खाना बना रही होती, तभी वहां पर एक कस्टमर आती है। वो जरा मुझे अपने फेस पर ब्लीच करवाना था। हाँ, आप बैठिए, मैं अभी ये रोटियां बेलकर आपके फेस पर ब्लीच कर देती हूँ। कुछ मिनट बाद, लाइए अब मैं आपकी ब्लीच कर दूं। कोमल ब्लीच करना शुरू ही करती है कि तभी हॉल में उसकी सास आवाज देते हुए कहती है, अरे बहू, अभी तक रोटियां नहीं बनी क्या? मुझे दवाई भी खानी है। जी माँ जी, अभी लेकर आई। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? मेरा ब्लीच आधे पर छोड़कर जाओगी क्या? बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी अपनी सास को खाना देकर आती हूँ। अब कोमल अपनी सास को खाना देकर आती है और कुछ देर बाद दोबारा से उसके फेस पर ब्लीच करने लगती है कि तभी वहां पर उसके जेठ जेठानी पति वहां आ जाते हैं। अरे हम लोगों को भी भूख लग रही है भाई, बहुत तेज, हमें भी कुछ खाने को दे दो। आप लोग यहीं पार्लर में बैठिए, मैं अभी आप लोगों को भी खाना दे देती हूँ। अब कोमल फिर से कस्टमर को छोड़कर अपने ससुराल वालों को खाना खिलाने लगती है। अब पार्लर में ही रसोई होने के कारण आए दिन कोमल के साथ यही होता। वो जब भी पार्लर में खाना बनाती तो कोई ना कोई कस्टमर आ जाता, और जब भी वह कस्टमर का काम करने पर जाती तो घर वाले कोई ना कोई काम बोल देते। लेकिन कोमल ने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी। तभी एक रोज, आप बहुत अच्छा फेशियल करती हैं, लगता है आपने बहुत ही अच्छी जगह से पार्लर का कोर्स किया है। अगर आपके पास टाइम है तो मेरी 3 लड़कियां हैं, क्या आप उन्हें पार्लर सिखा देंगी? हाँ जी, मैं सिखा दिया करूंगी। अगले दिन 4 से 5 लड़कियां कोमल के पास पार्लर सीखने आती हैं। ये देखिए, इस डायरेक्शन में हमें अपने हाथों को फेशियल करने के टाइम पर घुमाना होता है। अब कोमल के पास 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 7 लड़कियां पार्लर सीखने आना शुरू कर देती हैं। और कोमल पार्लर सिखाने के साथ साथ वह कस्टमर को भी हैंडल करती थी और देखते ही देखते उसकी आमदनी 2 से 4 गुना बढ़ गई थी। ये देखिए माँ जी और जेठानी जी, मैंने इस पार्लर से कितने सारे पैसे कमा लिए हैं। और दिन पर दिन तो पार्लर के स्टूडेंट भी बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को मेरा मेकअप, फेशियल, ब्लीच, आईब्रो सब पसंद आता है। मेरे कस्टमर भी बढ़ रहे हैं। अब मैं इन पैसों से एक छोटा सा अलग रसोई बना लूंगी और पार्लर की जगह खाली कर दूंगी, ताकि मैं अच्छे से वहां पर पार्लर का काम कर सकूं। कोमल, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने इतनी मेहनत करी, और देखो तुम्हारी मेहनत रंग भी ले आई। और अब मेरी भी तबीयत ठीक हो गई है। आज से मैं भी पार्लर में तुम्हारी मदद करवा दिया करूंगी। जहां तुम स्टूडेंट को पार्लर सिखाओगी वहीं मैं कस्टमर हैंडल कर लिया करूंगी। अब कोमल अपने उन पैसों से एक छोटी सी रसोई भी बना लेती है और पार्लर और रसोई दोनों को अलग कर लेती है। इसके बाद से पार्लर का काम बहुत ही जोरों शोरों से चलने लगता है और इसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके बाद कोमल को खुद का एक सेपरेट किचन मिल जाता है और वह खुशी खुशी अपनी जेठानी के साथ पार्लर का भी काम संभालने लगती है। अरे वाह, मेरे ससुराल की बिल्डिंग कितनी बड़ी और ऊंची है। मैंने तो कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अमीर ससुराल मिलेगा। अब मुझे समझ आया कि मेरे माँ बाबा क्यों इतने खुश थे मेरी शादी को लेकर। आओ भाभी, अंदर आ जाओ। चलो भाभी, अब आपका गृह प्रवेश कराने के लिए माँ 50वें फ्लोर पर खड़ी हुई हैं, तो आप ऊपर चलो। 50वीं मंजिल पर? लिफ्ट कहाँ है? लिफ्ट नहीं है। तो क्या हम इतना ऊपर सीढ़ियों से जाने वाले हैं? हाँ भाभी, वो क्या है ना, हमारे बिल्डिंग की लिफ्ट कभी भी खराब हो जाती है और कभी भी ठीक, तो इसीलिए हम उसका हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी फिलहाल वो बंद पड़ी है, तो हमें सीढ़ियों से ही जाना होगा। क्या 50वें फ्लोर पर सीढ़ियों से? क्या करूं, मना भी तो नहीं कर सकती हूँ। सोना बेचारी नई नवेली दुल्हन कुछ बोल भी नहीं पाई और वो अपनी ननद के साथ जाने के लिए सीढ़ियों से ही ऊपर जाने लगी। सोना की आज ही एक अमीर परिवार में शादी हुई थी और उसका ससुराल 50वीं मंजिल पर था। सोना एक गरीब लड़की थी, इसलिए वो कुछ बोली नहीं और मंजिल पर मंजिल अपने भारी शादी के जोड़े को संभालते हुए चढ़ने लगी। जैसे ही वो 30वीं मंजिल पर पहुंची तब, हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे फेफड़े ही बाहर आ जाएंगे। अब नहीं चढ़ा जा रहा है। अदिति, भाभी क्या कर रही हो? खड़ी हो जाओ, अब बस 20 मंजिल चढ़ना बाकी है। और आप तो जवान खून हो, इस उम्र में मैं ऐसे बूढ़ों की तरह मत करो। माँ हमारा इंतजार कर रही है, चलो जल्दी से उठो।
अदिति ने हिम्मत देकर सोना को उठाया और बाकी की सीढ़ियां भी चढ़वाईं। 50 मंजिल सीढ़ियों से चढ़ने पर अब सोना की हिम्मत नहीं थी कि वो गृह प्रवेश भी करे। उसने बस जल्दी जल्दी से सारी रस्में की और वो जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह। उठ गई बहू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देख नीचे ना दूध वाला दूध रख कर चला गया, जाकर उठा ला। क्या माँ जी, दूध नीचे है? दूध वाला ऊपर दूध नहीं देकर जाता है क्या? नहीं, कितनी बार बोला मैंने उसे कि ऊपर ही रख जाया कर और महीने पर पैसे फालतू ले लिया कर, लेकिन उसकी समझ नहीं आता। लेकिन अब तो तू आ गई है ना, तो जा ले आ, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दुर्गा की बात सुनकर सोना कुछ नहीं बोली। आज उसका ससुराल में दूसरा ही दिन था। भगवान प्लीज ये लिफ्ट अब चल जाए। वैसे भी कल इतनी चढ़ाई करके मैं तो थक गई थी, आज सुबह सुबह नहीं कर पाऊंगी। सोना ने ऐसे बोलकर लिफ्ट को काफी बार चलाने की कोशिश करी, लेकिन लिफ्ट नहीं चली। अंत में हार कर उसे सीढ़ियों से ही नीचे जाना पड़ा। भगवान, हे भगवान, अभी और कितना नीचे जाना है? भगवान भगवान करते करते सोना 50वीं मंजिल से बिना लिफ्ट के नीचे आई और दूध के पैकेट को उठाकर उतनी ही मुश्किल से ऊपर चढ़ी, जिसमें उसे पूरा 1 घंटा लग गया। भाभी, कितनी देर में दूध लेकर आई हो आप? दूध क्या काढ़ने बैठ गई थी? मैं 50 मंजिल उतरकर और चढ़कर ये लेकर आई हूँ अदिति। और वैसे भी आप लोगों को तो आदत है बिना लिफ्ट के इतने मंजिल उतरने चढ़ने की, मुझे नहीं है। क्यों, तेरे मायके में क्या लिफ्ट लगी हुई थी जो तुझे आदत नहीं है? सोना, बेकार की बातें मत बना। तू कछुए की तरह सुस्त है, इस शरीर में थोड़ी फुर्ती लेकर आ। दुर्गा ने सोना की एक बात नहीं समझी और उसे सुना दिया। जा, अब खड़ी होकर मुंह को मत ताक। वैसे ही तूने इतनी देर कर दी है, जाकर नाश्ता बना। जी। सोना जाकर नाश्ता बनाने लग गई। अभी बस वो बेचारी थकी हारी नाश्ता ही बनाकर निपटी थी कि तभी नीचे से सब्जी वाले की आवाज आने लगी। माँ, सब्जी वाला आ गया है, आज कद्दू और लौकी की सब्जी बना लो ना। ठीक है, सब्जी वाले को बोल दे कि कद्दू और लौकी पैक कर दे, नीचे से सोना ले आएगी। माँ जी, मुझे फिर से सब्जी लेने नीचे जाना पड़ेगा। 1 मिनट अदिति, कुछ बोलना मत। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम ऊपर ही सब्जी ले सकते हैं। सोना ने ऐसे बोलकर एक बास्केट में एक बड़ी सी रस्सी को बांध दिया। देखो, ये अच्छा है ना, अब हम ऐसे ही सामान खरीद लेंगे। पागल है क्या बहू? क्या चौल वाली हरकत कर रही है? अरे ये अमीर सोसाइटी है, हमारी कुछ इमेज है। ये क्या कुछ भी करो? बिल्कुल नहीं, कोई भी इन वाहियात तरीकों से सब्जी नहीं खरीदेगा। मैं सब्जी वाले को बोल रही हूँ कि वो हमेशा की तरह सब्जी दरवाजे पर रख जाए, तू लेकर आ जाना। दुर्गा मानी नहीं और उसने एक ही दिन में 2-2 बार सोना को 50वीं मंजिल से नीचे और नीचे से ऊपर 50वीं मंजिल के चक्कर लगवाए। इतना करके भी सोना ने घर के भी काम किए और किसी से कोई शिकायत भी नहीं की। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। इस 1 हफ्ते में इतनी भागा दौड़ी करने से सोना का लगभग 10 किलो वजन कम हो चुका था। ऐसे ही आज के दिन। भाभी, चलो ना मेरे साथ मॉल चलो, मुझे अपने लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह लानी है। अरे नहीं, अदिति के साथ जाने के लिए भी मुझे नीचे जाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मना कर देती हूँ। अदिति, मुझे माफ करना, मैं ऑलरेडी आज ऊपर नीचे के कई चक्कर लगा चुकी हूँ, हम कल चलेंगे। ओहो, मेरी बेटी का एक काम नहीं करवा सकती है तू? चुपचाप चली जा अदिति के साथ, वरना आज वैभव और तेरे ससुर जी भी घर में ही है। तेरी शिकायत मैं उनसे कर दूंगी कि देखो कितनी कामचोर बहू है। नहीं माँ जी, ऐसा मत करना, मैं जा रही हूँ अदिति के साथ। कहाँ जा रही हो सोना? अदिति के साथ मॉल जा रही हूँ। अच्छा, वैसे अगर तुम जा ही रही हो तो मॉल से 1-2 चीजें मेरे लिए भी लेते आना। वैभव ने अपना सामान भी सोना से ही लाने को बोल दिया, जिससे सुनकर सोना और अदिति मॉल जाने को निकल गई। वह 50 मंजिल सीढ़ियों से ही उतरी और उसके बाद टैक्सी से वो दोनों मॉल तक पहुंची। अरे वाह, अच्छा है कि इस मॉल में तो लिफ्ट है, कम से कम अब मुझे यहाँ कसरत करने की जरूरत नहीं है। भाभी किस सोच में हो? कुछ नहीं, चलो अदिति जल्दी से सामान लेकर चलते हैं। सोना और अदिति ने ग्रोसरी, क्लोथ्स, ज्वेलरी सभी डिपार्टमेंट्स से थोड़ा थोड़ा सामान लिया और उसके बाद वो दोनों घर आने को निकल गई, जहां अपने घर की 40 मंजिल सीढ़ियां चढ़ने के बाद सोना की हालत फिर से खराब हो गई। हे भगवान, बहुत मुश्किल है रोजाना इन सीढ़ियों से चढ़ना उतरना। मुझे तो मेरी नानी याद आ जाती है। अदिति, तुम माँ को बोलकर लिफ्ट को सही करवा लो ना, ऐसे कब तक हम यूं ही 50-50 मंजिल पर सीढ़ियों से गुजारा करते रहेंगे। आओ ना भाभी, बस 10 मंजिल बाकी हैं।
अदिति ने सोना की बात पर ध्यान भी नहीं दिया और वो दोनों किसी तरह चढ़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद सोना को जरा सा भी रेस्ट का टाइम नहीं मिल पाया और उसे आते ही खाना बनाने को गैस चूल्हे पर चढ़ना पड़ा। ऐसे ही सिलसिला जारी था। हर रोज सोना सब्जी लेने, दूध लेने और अगर कोई काम पड़ जाता तो उसे भी करने को कई बार 50वीं मंजिल से पहली मंजिल पर सीढ़ियों से ही आती थी और अपना काम करती थी, जिससे वो बहुत ज्यादा दुबली भी हो चुकी थी और उसका दिमाग भी खराब सा रहता था। इसीलिए एक दिन वो हिम्मत करके दुर्गा से बोलती है, माँ जी, मुझे यहाँ रहते हुए 2 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी बार लिफ्ट नहीं चली। इसका मतलब कि लिफ्ट खराब है। माँ जी प्लीज उसे सही करवा लीजिए ना। ऐसे 50 मंजिल पर बिना लिफ्ट के रहना बहुत मुश्किल है। मैं तंग आ गई हूँ सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ कर और उतर कर। प्लीज मेरी बात को समझिए। अच्छा, बस तू अनोखी ही इस तरह घर में रह रही है क्या? हम लोग भी तो बिना लिफ्ट के ही रहते हैं। वैभव बिना लिफ्ट के ऑफिस जाता है, आता भी है। अदिति और तेरे ससुर जी भी बिना लिफ्ट के ही आना जाना करते। इन्होंने तो कभी शिकायत नहीं की। माँ जी इनसे ज्यादा चक्कर मेरे लगते हैं। आपको मेरी दिक्कत को भी तो समझना चाहिए। देखिए माँ जी, अब अगर आप लिफ्ट को सही करवाएंगी तो ही मैं यहाँ रहूंगी, नहीं तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। ठीक है, जा, चली जा तू मायके, लेकिन एक बात मेरी भी सुन ले। अगर तू मायके गई तो हमेशा के लिए जाएगी। मैं तुझे लेने नहीं आऊंगी। अब तू सोच ले कि तुझे मायके जाकर अपने माँ बाप को जीते जी मारना है या फिर इसी घर में रहना है। दुर्गा की बात सुनकर सोना के कदम रुक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इन सब बातों से उसका दिमाग इतना घूमा कि अचानक से उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया, तुम ठीक तो हो ना सोना? क्या हो गया था तुम्हें? हाँ मैं ठीक हूँ वैभव जी, आप काम पर से आ गए? हाँ आ गया मैं। और सोना, अगर तुम 25वीं मंजिल से इतनी तंग आ गई थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। मेरी ही गलती है जो मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। मैं कल ही सोसाइटी में कंप्लेंट डालूंगा, बेशक मुझे ज्यादा पे क्यों ना करना पड़े, फिर सब सही हो जाएगा। सास और बहू के बीच की बातें वैभव ने सुन ली थी। दुर्गा तो ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन वैभव ने अपनी पत्नी के लिए लिफ्ट को सही करवाया। अब सोना को 50 मंजिलों से सीढ़ियों से चक्कर नहीं काटने पड़ते थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।